छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर द हिस्ट्री लैब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो बीए प्रथम वर्ष में स्टूडेंट हैं। नई शिक्षा नीति के तहत उनका सिलेबस चेंज हुआ है, पेपर भी बढ़े हैं। तो पेपर जो बढ़े हैं वो किस तरीके से होगा, मेजर विषय की हम बात कर रहे हैं। तो मेजर विषय में 25 नंबर का सीसी है और 75 नंबर का जीवाजी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, यानी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। यूई जिसको बोलते हैं, विश्वविद्यालयीन परीक्षा बोलते हैं। तो 75 नंबर का जो पेपर आएगा आपका, उसमें कौन-कौन से पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं, कितने क्वेश्चन का कितने नंबर का क्वेश्चन है और कितने शब्दों का है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें 3 पार्ट आएँगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 3 अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आएँगे, प्रश्न आएँगे, 50 शब्दों में लिखना है, 3 नंबर का 1 है। 9 नंबर के ये क्वेश्चन हो जाएंगे 3। 4 लघु प्रश्न आएंगे, 200 शब्दों में लिखना है। ये है 4 क्वेश्चन आएंगे, 9 नंबर का 1 है, 36 नंबर के हो गए। ध्यान से सुनना बेटा इस चीज को। फिर पार्ट सी है यानी हिस्सा है, 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 500 शब्दों में लिखना है और 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे 30 नंबर का टोटल मिलाकर के 75 नंबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 75 नंबर। 75 नंबर का आपको ये हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का 15 नंबर का आपका कक्षा परीक्षण है और असाइनमेंट प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन 10 नंबर का है। यानी हमारा 25 नंबर ये हो जाएंगे सीसी के और 75 नंबर हो जाएंगे हमारे विश्वविद्यालय परीक्षा के। टोटल 100 नंबर का है। आज हम बात करेंगे इतिहास की। इतिहास किसे कहते हैं? प्राचीन काल में घटित घटनाएं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक जो घटना घट चुकी हैं उसका हम अध्ययन करते हैं, हम इतिहास कहते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत पहला हमारा पेपर है मेजर विषय जिसको कहते हैं। जो पूरा लेक्चर मेजर विषय पर होगा वो आपको सुनना है। उसका सिलेबस मैंने एक उसमें बता दिया है पहले वाली वीडियो में। भारतवर्ष की अवधारणा, जो भारत का नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा है, कहाँ से आया, किसने दिया और क्यों दिया। भारतवर्ष को समझना है, हम अपने ही भारत को समझें। भारत के पर्यायों की शाश्वतता क्या है, समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा क्या है, भारत की ऐतिहासिक दृष्टि है, भारतीय साहित्य का गौरव, वेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, जैन एवं बौद्ध साहित्य, स्मृति, पुराण, भारतीय ज्ञान परंपरा, कला एवं संस्कृति है, भाषा लिपि का विकास, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, पाली, प्राकृतिक, संस्कृत और तिगलरी भाषा है, भारतीय कला और संस्कृति प्रमुख विशेषता हैं, भारतीय शिक्षा प्रणाली है, भारतीय सौर की नैतिक परंपरा है। तीसरी यूनिट में है धर्म दर्शन वसुधैव कुटुंबकम, धर्म दर्शन की भारतीय अवधारणा, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, मनुष्य, परिवार, समाज, विश्व, राजनीति और शासन, जनपद, ग्राम स्वराज की अवधारणा है। चौथी यूनिट में विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा विज्ञान है, प्राचीन भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, भारतीय दृष्टिकोण, स्वास्थ्य जागरूकता, जीव विज्ञान दिया है इसमें, बायोलॉजी, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक शिक्षा, भारतीय अंक प्रणाली, गणित। 5वीं यूनिट में भारतीय आर्थिक परंपराएं, भारतीय आर्थिक विचार, कृषि, वन एवं कृषि की अवधारणा, उद्योग, अंतर्देशीय व्यापार, वाणिज्य, समुद्री व्यापार। इस तरीके से हम
तो बेटा हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, पहला अपन जो अध्याय है, फर्स्ट यूनिट है, उसका पहला क्वेश्चन है लघु एवं दीर्घोक्ति प्रश्न। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, भारतवर्ष की अवधारणा कैसे और कब उभरी। मैं आपको पहले बोलूँगा तो आप अच्छे तरीके से उसको समझ लेंगे और फिर उसको मैं समझाऊंगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतवर्ष की अवधारणा कैसे और कब उभरी, कब विकसित हुई। भारत प्राचीन काल से यानी अनंत काल से भौगोलिक भारत का उल्लेख तो वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलता, जो भारत की सबसे पुरानी साहित्यिक कृतियां हैं। हालांकि वेदों में कई जगह भारतीय कबीले का उल्लेख अवश्य मिलता है। भारतवर्ष का पहला प्रमाण हमें ईसा पूर्व की पहली सदी में राजा खारवेल के दौरान एक अभिलेख से मिलता है। हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष की आशय उत्तर भारत रहा होगा, हालांकि इसमें मगध शामिल नहीं था। महाभारत में जिस भारत का उल्लेख है वो काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ था, लेकिन इसमें भी दक्षिण और सुदूर दक्षिणी भारत का उल्लेख नहीं मिलता। यानी बहुत बड़े लेवल पर फैला, लेकिन दक्षिण का हमें उल्लेख उसमें बिल्कुल नहीं मिलता। पुराणों में भारतवर्ष का उल्लेख अनेक बार हुआ है। पुराणों में तो कई बार आया है, लेकिन हर बार इसका दायरा अलग अलग बताया जाता है। कई पुराणों में इसे चंद्रमा के आकार का बताया गया है, तो कई जगह उसका एक तिकोना आकार भी बताया गया है। कई जगह इसे बेमेल चतुर्कोण के आधार पर बताया गया है। कुछ पुराणों में इसे धनुष जैसा बताया गया है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि प्राचीन काल में किसी भारतीय ग्रंथ में भारत को मातृभूमि या भारत माता नहीं कहा गया है। प्राचीन काल में ना ही तो हम इसको मातृभूमि कहते और ना ही हम भारत माता नहीं कहते। भारत के स्त्री रूप यानी भारत माता का पहला उल्लेख हमें बंगाली लेखक द्विजेंद्र राय की एक कविता में मिलता है। अब आपको ये पता चल गया कि भारत माता कब कहा और किसने कहा। तो बंगाली साहित्य है, वहाँ का लेखक है उनकी द्विजेंद्र राय, उनकी एक कविता मिलता है। इसके बाद फिर हम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में भारत माँ का उल्लेख मिलता है। भारत का मानवीय रूप स्वरूप हमें 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर की बनाई पेंटिंग में दिखता है, जिसमें भारत माँ को हिंदू वैष्णव सन्यासिन के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। भारत माँ का पहला नक्शा हमें 1936 में वाराणसी में बने भारत माता मंदिर पर देखने को मिलता है। छात्रों, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा कि ये अवधारणा, ये विचार मन में कैसे आया, कहाँ से आया, ये आपको समझना है। यही भारतवर्ष का निर्माण कैसे हुआ। प्राचीन काल की हम बात करते हैं, उसमें कहीं भारत माता का उल्लेख हमें नहीं मिलता। इस तरीके से बंगाली साहित्य द्विजेंद्रनाथ पहले कहते हैं ये भारतवर्ष है, भारत माँ है, और इसके कई प्रकार के आकार का त्रिकोण है, धनुष है, त्रिशूल है, गोल है, चंद्रमा का आकार। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के हमें इनकी अवधारणाएं मिलती हैं। अब बात आती है भारत नाम की उत्पत्ति तथा भारतवर्ष को समझाइए। ये क्वेश्चन है, क्या है भारत नाम की उत्पत्ति तथा भारतवर्ष को समझाइए। भारत के दो आधिकारिक नाम हैं, हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया। ये आप सबको पता है। इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु नदी के अंग्रेजी नाम इंडस से हुई है। भगवत गीता महापुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भारत नाम मनु के वंशज ऋषभदेव के सबसे बड़े बेटे एक प्राचीन सम्राट भरत के नाम से लिया गया है। यानी मनु के वंशज हैं और ऋषभदेव के बड़े बेटे हैं, उनके नाम से लिया गया है। एक व्युत्पत्ति के अनुसार भारत भा प्लस रथ शब्द का आशय आंतरिक प्रकाश या विवेक रूपी प्रकाश में लीन है। एक तीसरा नाम हिंदुस्तान भी है, जिसका अर्थ है हित की भूमि। यह नाम विशेषकर अरब तथा ईरान में प्रचलित हुआ है, इंडिया में नहीं है, विदेशों में है। बहुत पहले भारत का एक महाबोला नाम सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। संस्कृत महाकाव्य महाभारत में वर्णित है। वर्तमान उत्तर भारत का
क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता था। भारत को कई अन्य नामों से भारतवर्ष, आर्यावर्त, इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान, जम्मूद्वीप आदि नामों से भी हम जानते हैं। भारत आधिकारिक नाम भारत गणराज्य, अंग्रेजी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं तो कैसा है, 7वें नंबर पे आता है। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा और जनसंख्या में भारत का दूसरा नंबर है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। चारों दिशाओं की हम बात करते हैं, कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से देश हमारे पड़ोसी देश हैं। हिंद महासागर के में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव है, दक्षिण में श्रीलंका है, दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की समुद्र सीमा लगती है। चारों दिशाओं का हम बात करते हैं। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। आधुनिक समय या होमो सैपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में 55,000 पहले आए थे। यानी होमो सैपियंस जो मानव है वो 55,000 साल पहले आए हैं। 1,000 साल पहले ये सिंधु नदी के पश्चिमी हिस्से की तरफ बसे हुए थे, जहाँ से इन्होंने धीरे धीरे पलायन किया। सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुआ। 1200 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गई। यानी जब यहाँ पर ये सिंधु के पास में आए, कौन आए थे? होमो सैपियंस। कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए। दक्षिण अफ्रीका से आए तो धीरे धीरे पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता फैल गए और 1200 साल पहले ईसा पूर्व तो संस्कृत भाषा का विकास हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप में पूरी तरीके से फैल गए। और तब तक यहाँ पर हिंदू धर्म का उद्भव हो चुका था। ऋग्वेद की रचना भी हो चुकी थी। 400 ईसा पूर्व तक आते आते हिंदू धर्म में जातिवाद देखने को मिला। जातिवाद कहाँ से स्टार्ट होता है ये देखना, ठीक है। इसी समय बौद्ध एवं जैन धर्म उत्पन्न हो रहे थे। प्रारंभिक राजनीतिक एकत्रीकरण ने गंगा बेसिन में स्थित मौर्य और गुप्त साम्राज्य को जन्म दिया। उनका साम्राज्य विस्तृत सृजनशीलता से भरा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे किस तरीके से भारतवर्ष का निर्माण होता है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म, पारसी धर्म ने भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तट पर अपनी जड़ें जमा ली। अब देखो बेटा कैसे धीरे धीरे ये अन्य धर्म भारत में हैं। ईसाई है, इस्लाम है, यहूदी है, पारसी है। इन धर्मों के लोग भारत में आए और भारत में आकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। मध्य एशिया में मुस्लिम सेनाओं ने भारत के उत्तरी मैदानों पर लगातार अत्याचार किया। अब मुस्लिम जो हैं मध्य एशिया से यहाँ आते हैं। अंत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और उत्तर भारत को मध्यकालीन इस्लाम साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और कैसे भी करके क्या होता है, भारत का जो साम्राज्य होता है उसको वो मध्यकालीन इस्लाम साम्राज्य में यानी मुसलमान आकर के अपने उसमें मिला लेते हैं। 15वीं शताब्दी में विजय साम्राज्य ने दक्षिण भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली समग्र हिंदू संस्कृति बनाई। दक्षिण भारत की अपन बात करते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार से जो विजयनगर साम्राज्य है उन्होंने हिंदू संस्कृति को बनाए रखा। पंजाब पर सिख धर्म की स्थापना हुई। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विस्तार हुआ। अब अंग्रेज की एंट्री हो जाती है। अंग्रेज यहाँ पर आ जाते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और धीरे धीरे उनका विकास होता है। ब्रिटिश जिसने भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बदल दिया। अब भारत को औपनिवेशिक यानी हम उसके कॉलोनी हो गए, हम उसके अंडर में काम करने लगे और अर्थव्यवस्था हमारी पूरी तरीके से बदल दी गई।
तथा अपनी संप्रदाय को मजबूत किया और उन्होंने अपने धर्म को भी मजबूत करने का प्रयास किया। ब्रिटिश राज शासन में 1858 में शुरू होता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1857 में ख़त्म होता है और ब्रिटिश जो है महारानी विक्टोरिया का शासन हमारे ऊपर स्टार्ट या शुरू हो जाता है 1858 से। धीरे धीरे एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ जिसे अहिंसा के विरोध के लिए जाना जाता है। अब भारतीयों में क्या है, पूरी तरीके से जन चेतना, राष्ट्र चेतना, अपने देश को स्वतंत्र कराने की भावना उनके मन में जागृत हो जाती है और अहिंसा के रूप में विरोध नहीं, विरोध तो करते हैं लेकिन हिंसा के रूप में, मारपीट के रूप में नहीं, वो सिर्फ अपनी डिमांड करते हैं कि हमें भाई साहब कैसे भी करके क्या है, हमें आज़ाद कर दो। हम बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम तो सिंपल आदमी हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले हैं, हमारे देश को आज़ाद कर दीजिए आप। और यहाँ से अहिंसक आंदोलन स्टार्ट हो जाता है और यह ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का प्रमुख कारक बन गया। कैसे भी करके हम ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देंगे और अहिंसा के बल पर करेंगे, लड़ाई झगड़े के बल पर नहीं, क्रांतिकारी भावनाओं के आधार पर नहीं, अहिंसा के बल पर। सन 1947 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को 2 स्वतंत्र संप्रदायों में बांटा गया, भारतीय अधिराज्य तथा पाकिस्तान अवराज्य, जिन्हें धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। अब बात है हमें ये मिलती है 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और दोनों ही देशों को, एक को हिंदू के नाम पर, एक को इस्लाम के नाम पर बांटा गया, विभाजित किया गया। 1950 में भारत एक संघीय गणराज्य था, संघ था, विभिन्न देशी रियासतों का क्या था, संघ था। भारत की जनसंख्या 1951 में 36.1 करोड़ से बढ़कर सन 2011 में 1.21 करोड़ हो गई है, 121 करोड़ हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 564 से बढ़कर 15,498 हो गई है। इसकी साक्षरता 16.6 से बढ़कर 74% हो गई है। भारत की जो लिटरेसी है, साक्षरता दर है, अब कितनी है, 74% है। 100 में से 74% पढ़े लिखे हैं और 1947 के समय कितनी थी, मात्र 16% पढ़े लिखे थे। भारत एक तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का केंद्र बन गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के क्षेत्र में भारत ने क्या किया है, बहुत विकास किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय तथा अद्वितीय प्रगति की है। हमारी महिलाएं, पुरुष चांद पर भी पहुंच गए, अंतरिक्ष में भी पहुंच गए हैं। जूही चावला का आपने नाम सुना होगा। भारतीय फिल्में, संगीत, आध्यात्मिक शिक्षाएं वैश्विक संस्कृति में विशेष भूमिका निभाती हैं। भारत ने विश्व में जो हमारा संगीत है, मनोरंजन है, पूरी विश्व में फेमस है। भारत ने गरीबी दर को काफ़ी कम कर दिया है। भारत देश परमाणु बम रखने वाला देश है। कश्मीर तथा भारत चीन सीमा पर पाकिस्तान तथा चीन से विवाद चल रहा है। लैंगिक असमानता, बाल शोषण, बाल कुपोषण, गरीबी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण इत्यादि भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। अब हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं, भुखमरी है, बेरोजगारी है और गरीबी है, बाल शोषण है, कुपोषण है, गरीबी है, भ्रष्टाचार, तमाम प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं। उन चुनौतियों को दूर करने के लिए हमें कमर कसना पड़ेगा। प्रदूषण इत्यादि के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। इसके 21.4 क्षेत्र वन पर हैं। भारत का जो क्षेत्र पर है वो कितना है, वन का, वो 21 पर। भारत के वन्य जीव हैं जिन्हें परंपरागत रूप से भारत की संस्कृति में सहिष्णुता के साथ देखा गया है। इन जंगलों और अन्य जगहों पर संरक्षित आवासों में निवास करते हैं। विभिन्न प्रकार के जंगली जीव हैं, वो जंगलों में रहते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं, उनमें वो जीव रहते हैं और उनके आवासों की व्यवस्था की गई है। 19वीं सदी का उत्तरार्ध भारतीय संदर्भ में अत्यंत महत्व रखता है। कारण बताइए। बहुत बड़े भारत की अपन बात करते हैं। प्राचीन भारतीय औपनिवेशिक साम्राज्य था। प्राचीन भारत क्या, औपनिवेशिक साम्राज्य था। यह साम्राज्य ईसा प्रथम की शताब्दी में स्थापित हो चुका था। यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत का उपरोक्त साम्राज्य आधुनिक साम्राज्य या पाश्चात्य रोमन साम्राज्य से बिल्कुल भिन्न था। भारत का जो साम्राज्य था
जो विदेशों की सभ्यता है, चाहे रोमन सभ्यता हो, चाहे तुर्की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता, उन सारी सभ्यताओं से भारत का जो भौगोलिक कंडीशन है, सामाजिक कंडीशन है, राजनीतिक कंडीशन है, उनसे बिल्कुल हटके थी। इस सांस्कृतिक साम्राज्य की स्थापना भी राजा महाराजा अथवा सम्राट द्वारा नहीं की गई, अपितु यह भारत से व्यापार हेतु विदेशों में जाने वाले ब्राह्मणों तथा वैश्यों ने उन पिछड़े देशों में जाकर बसकर वहाँ शादी विवाह संबंध स्थापित करके ही की थी। उन्होंने इन देशों के निवासियों को जबरदस्त धर्म परिवर्तन कर दास बनाकर और वहाँ अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया। वह भारतीय द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जाकर अत्याचार किए, और ऐसा भी एक भी उदाहरण हमें नहीं मिलता। ये भी हमें उदाहरण नहीं मिलता कि भारत के लोग बाहर गए हैं। भारतीय लोग तो इतने उदासीन थे कि भारतीय पुस्तकों में इन उपनिवेशों का भी उल्लेख नहीं मिलता है। इनका पता हमें चीनी विद्वानों द्वारा लिखी पुस्तकों से प्राप्त होता है। यानी ये डेफिनेट होगा भारत का कोई व्यक्ति बाहर नहीं गया है, आक्रमण नहीं किया है। इस कारण भारतीय समुद्र मार्ग से व्यापार के लिए विदेशों में दूर दूर जाया करते थे, व्यापार के लिए जाते थे। व्यापार द्वारा इन द्वीपों से खूब सोना कमाया था, अतः उन द्वीपों को स्वर्ण द्वीप कहा गया है। गुप्त काल में विशेष रूप से भारत के संबंध में इन देशों में स्थापित हुए हैं। ये देश जिनमें भारतीय सभ्यता संस्कृति प्राचीन काल में प्रचार हुआ था, क्रमशः मलाया, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, श्याम, अनाय, कंबोडिया आदि देश, ब्रह्मदेश। इन देशों में हमें भारतीय सम्राटों, नदियों, शहरों, देवताओं, साहित्य कला इत्यादि के विभिन्न प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान में हुआ था। दूसरी ओर इस काल में भारत पाकिस्तान तक फैल गया था। इस काल में भारत अफगानिस्तान तक फैल गया, पाकिस्तान ही अफगानिस्तान तक फैल गया। इस समस्त भारतीय संस्कृति से प्रभावित क्षेत्र को बृहद भारत का, जहाँ जहाँ तक भारत के लोग गए हैं वहाँ वहाँ हम बृहद भारत का निर्माण करते हैं और कहते हैं। मध्यकाल में पहले भी भारत में विभिन्न उद्योगों अपनी विकसित स्थिति में थे, लेकिन जब बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया, तब वहाँ की औद्योगिक विकास में अनेक गुणात्मक परिवर्तन होने लगे। इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति में संसार के उन सभी वंशों को प्रभावित किया जिनकी खोज यूरोप के नाविकों द्वारा की गई। अब क्या है, इंग्लैंड में बहुत प्रकार के औद्योगिक परिवर्तन हो रहे थे, बड़े बड़े उद्योग इंडस्ट्री खुल रही थी। तो वहाँ संसार में देखने को मिला कि उन्होंने पूरी दुनिया में अन्य अन्य देशों को अपने उपनिवेश बनाने के लिए खोजना शुरू कर दिया। इसलिए पुर्तगाली वास्को डी गामा इंडिया आया और कोलंबस स्पेन निवासी अमेरिका गया। भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जो औद्योगिक विकास हुआ। इस कारण विभिन्न उद्योगों का उत्पादन क्षमता बढ़ी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चला, तो विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री ने काफ़ी विकास किया। भारत में उद्योगों का वास्तविक विकास विभिन्न पंचवर्षीय योजना के द्वारा आरंभ हुआ है। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास करना था। इसके परिणाम स्वरूप इस योजना काल में भिलाई, भारत की बात करें, भिलाई, दुर्गापुर, रांची जैसे इस्पात बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए। इसके बाद प्रत्येक आगामी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक 5 वर्ष में एक पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है। विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योगों का विकास और प्रोत्साहन किया गया। अतः भारत में उद्योग विकास की एक नई सामाजिक राजनीतिक चेतना का, जैसी भारत में सामाजिक चेतना जागृत हुई, राजनीतिक चेतना जागृत हुई, तो उसका मुख्य कारण है भारत के लोगों का शिक्षित होना। जो हमारा 25 मिनट का वीडियो है, इसको ध्यान से सुने, समझें, और आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। ध्यान से सुना सबसे पहले तो। और आपका जो मेजर विषय है, ये मेजर विषय है, जरूर ही आने वाली परीक्षाओं में आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। आप चिंता न करें, फिक्र बिल्कुल न करें, जरूर ही आप पास हो जाएंगे।
और आपको बहुत कुछ मटेरियल इसमें मिल जाएगा वीडियो में। छात्रों, तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, पूरे मध्य प्रदेश में इस वीडियो को वायरल कर दें। जो बीए प्रथम वर्ष के छात्र हैं, मेजर विषय इतिहास इनका है, पूरा मेजर विषय मैं कंप्लीट करवाऊँगा और टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक, आपको सारा क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। अंत में यही कहूँगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।